स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएस के यहाँ पूरे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, शॉर्ट में ही होंगे बट कंप्लीट होंगे। तो आज उसी का तीसरा पार्ट है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा अथवा उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। तो प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। आप कोई भी एस्से लिखते हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर देते हो, उसके बारे में ज़रूर बताते हो कि वाकई में वो चीज़ है क्या और क्या चीज़ आप उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे। ऐसी चीज़ें आप प्रस्तावना में लिखते हो। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्ताव से है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। अब वो जो प्रस्तावना थी वो क्या थी, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। इसे इंटरव्यू में कभी कभी पूरा पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना सुनाइए। तो ये पूरा आपका प्रस्तावना है जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और इनके जो लाइन्स हैं उनको एकदम रेगुलर तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी पूछ भी देता है कि ये पहले कौन सा है फिर बाद में कौन सा है, इसलिए पूरा एकदम ध्यान से आपको याद कर लेना है इसको। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/9/1949 ईस्वी मिति मर्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो ब्रैकेट में इसको छोड़ दीजिएगा, ये आप डायरेक्ट 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। तो ये आपका प्रस्तावना हो गया। इस प्रस्तावना में पूरा आपका संविधान का एक निचोड़ बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ये पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला बिंदु पर आते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। तो क्या कहा इसमें, जो हमारा प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया कि जो समस्त शक्तियों का केंद्र है उसे किसे माना गया है, वो माना गया है लोगों को, पब्लिक को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। उस समय ये कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें रहेगा कि संविधान जो बना उसकी जो प्रस्तावना है, पहले तो ये इसे जो है संविधान के अंतर्गत नहीं रखा गया, लेकिन बाद में संविधान के अंतर्गत रखा गया और उसमें जो है हम संशोधन भी कर सकते हैं उसके मूल ढांचे को बिना परिवर्तित किए हुए। तो आगे देखते हैं, उसमें अभी आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कि बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ की संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। बेरूवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अब ये देखिए, ठीक है, संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। जब संविधान का अंग होगा ही नहीं प्रस्तावना, तो संशोधन का कोई सवाल ही नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। विधायिका का मतलब संसद, ठीक है। तो संसद में ही सारी चीज़ें, सारे कानून जो है संशोधित किए जाते हैं और उसके बाद नया कानून बनता है। तो ये तीन जो केस हैं इसको आपको जरूर याद रखना होगा। पहला यूनियन था, दूसरा जो है बेरूवाड़ीवाद और तीसरा जो है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद।
ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नहीं भी अगर आते हैं, अगर आपको इससे कहीं लिखना आता है, तो अगर आप प्रस्तावना अथवा उद्देशिका के बारे में लिख रहे हैं तो ये आपको तीन जो फैक्ट हैं ये आपको ज़रूर बताने होंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। केशवानंद भारतीयवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से मुखर हुई है। उसकी उद्देशिका में एक सर्वांगीण राष्ट्रीय क्रांति की उद्भावना के रूप में भारत के संविधान की प्रस्तावना संसार की महानतम कृतियों में है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका में चित्रित है संविधान संघर्ष के सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की कल्पना का भावी भारत। वस्तुतः संविधान की उद्देशिका में संविधान का सार है, दर्शन है, मतलब संविधान का सार है और दर्शन है। 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका हमारे संविधान में विद्यमान है, उसके अनुसार संविधान निर्माता जिन मूलभूत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे उन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो बना था कानून, जो भी ऐड किया गया था, इसी संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए थे। कई सालों बाद ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीज़ों को बदलना ज़रूरी है, तो 42वें संविधान संशोधन में बदला गया और बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें देखो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जो हमारे प्रस्तावना में है, संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, समानता, समाजवाद, गणराज्य रूप, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। अब जो है थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में आपने महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिया। अब भारतीय संविधान सभा का देखते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ओके, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये पॉइंट याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, ठीक है, और किस डेट को हुई, डेट याद रखिएगा। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। डॉक्टर सचिया सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी, ठीक है। ये भी पूछता है कि जब संविधान सभा बनी थी उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो 12 थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये तो कई बार पूछा होगा एग्जाम में, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्तर के स्थान पर आए थे N माधवराव, क्योंकि और DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु होने के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया, ठीक है। संविधान सभा के प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो जितना भी बता रहा हूँ ना, पूरा जो पॉलिटी शॉर्ट में होगा, वो जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं वो लगभग अब मैक्सिमम एग्जाम में पीछे अगर देखेंगे आप तो आए हुए ही हैं, ठीक है। बस उनको जो है थोड़ा सा एलेबरेट किया गया, थोड़ा सा विस्तार किया गया है, अदरवाइज मैंने कुछ फालतू इसमें डाला ही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ चीज़ें हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में है। देखो अगर आपको वाकई में पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है जिससे आप थोड़ा फैक्ट जान पाएँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान पाएँ। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन? संचालन समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब संघ जिसमें है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, संचालन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर जानते ही हैं और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान बनाया गया उसके बाद जो पहला हुआ कि कौन किसको वित्त मंत्री किसको गृह मंत्री बनाया जाए, तो वो ये हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है तो देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा, जान मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। C.H. भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम, ये याद कर लीजिएगा। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बनाया गया था। I.A. चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री और गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। संविधान सभा के निम्नांकित आधार पर आलोचना की जाती है। देखो, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी फैक्ट बनता है, कोई भी चीज़ें प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें अगर कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ न कुछ बुरी भी बातें होती हैं। तो इसकी आलोचना की गई। आलोचना क्या की गई कि यह प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी। दूसरा पॉइंट था कि यह एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। तीसरी आलोचना ये थी कि इसके संगठन का सांप्रदायिक आधार था, इसमें वकीलों का प्रभुत्व था, इसके द्वारा निर्मित संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, अब देखो मैंने बोला ना, पॉइंट टू पॉइंट लगभग सभी चीज़ें अटेम्प्ट कर ली गई हैं। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान से देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई। संसाधनात्मक शासन प्रणाली ली गई। दूसरा पॉइंट, विधि निर्माण एवं विधायकों के विशेषाधिकार को लिया गया। ठीक है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई? न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, संघात्मक शासन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद। आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। कनाडा के संविधान संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शासन सत्ता का केंद्र में निहित होना। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल की प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोरंजन संबंधी प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्र संबंधी व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान। हमारे पास मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से संघ राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित 3 सूचियाँ, गवर्नर का पद, उन राज्यों के संबंधों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता से संबंधित प्रावधान। और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन व्यवस्था की जाती है हमारे भारत में, वो हमने जर्मनी से लिया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया? अनुच्छेद का प्रावधान। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। क्या? एक तो उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना और दूसरा पढ़ा हमने संविधान सभा। तो ये 2 चैप्टर हमने पढ़ ली आज। इसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको दिया है, तो आप इस चीज़ को पढ़ते रहिए। थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या कमियां हैं, हम उसको हटा करके कुछ नई चीज़ें हम लेकर आएंगे जो भी आप बताएंगे। तो इसके आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।